चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत प्यारा सा क्लास 11 का चैप्टर है एस ब्लॉक। उसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, कौन है जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है एस ब्लॉक मेटल्स में, कौन है जिसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो मैंने एस ब्लॉक के वो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम जे या नेट में, उनको मैंने निकाल कर रखे हैं। देखिए फटाफट कुछ ही टाइम में हमें वो सारे ऑर्डर्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको आता होगा तो, नहीं आता है तो आप उसको एक पेज पे नोट कर लीजिए। ये सारे ऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे पूरे के पूरे एस ब्लॉक में से, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो एस ब्लॉक का है जिसमें एल्कली मेटल्स, उसमें तो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा लिथियम के लिए, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब सबसे ज्यादा लिथियम के लिए है। देखो वैल्यूज भी इनकी इधर लिखी गई। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए है ना, वो बहुत इरेगुलर नेचर का है। बस इतना ध्यान रखना है कि वहां पर भी बेरिलियम का सबसे ज्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा है बेरिलियम का। उसके बाद देखेंगे तो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो उसमें एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है। लेकिन एल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। सीजियम सबसे सॉफ्ट मेटल भी है एल्कली मेटल्स में, और लिथियम सबसे ज्यादा हार्ड है। इन सबको वैसे नाइफ की मदद से काटा जा सकता है, इतना तो हमें पता होगा। मेल्टिंग पॉइंट में भी ऐसा ही है भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी एल्कली मेटल्स सेम ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना है कि थोड़ा मोड़ा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये 273 केल्विन, पता है ना 273 केल्विन, मतलब ये तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब हम 298 केल्विन बोलते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो 225 रूम टेम्परेचर के आसपास ही है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये अगर हम थोड़ा मोड़ा अगर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर ले लें तो लगभग ये मेल्ट हो जाता है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सीजियम के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। ये सारे टेम्परेचर केल्विन में दिए गए हैं। फिर से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स, ठीक है। और अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि किसका ज्यादा है जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वालों का ज्यादा होता है और एल्कली मेटल्स वालों का कम मिलता है। और मेल्टिंग पॉइंट में भी बेरिलियम का सबसे ज्यादा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है। तो दो ऑर्डर हो गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फटाफट तीसरा ऑर्डर देख लेते हैं, मेटेलिक रेडियाई। पता होगा डी ब्लॉक को छोड़ दें और बोरॉन फैमिली को छोड़ दें तो कहीं पर भी साइज में अलोंग द ग्रुप जाने पे एक्सेप्शन है ही नहीं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पर भी नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। अगर हम नेक्स्ट 4 नंबर आयनिक रेडियाई की बात कर लें, आयनिक रेडियस में तो डी ब्लॉक में भी कोई लोचा नहीं है। जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइजेस घटते रहते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ते रहते हैं। नॉर्मली आयनिक रेडियाई में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो आयनिक साइजेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं आयनिक साइज बढ़ रहा है। बस ध्यान रखना है, आयनिक साइज कभी एक्वस मीडियम में पूछ ले तो एक्वस मीडियम में जो साइज होता है आयनिक साइज, ये तो सब गैसियस स्टेट के होते हैं। अगर कुछ नहीं बोला तो गैसियस स्टेट का ये साइज है। लेकिन अगर एक्वस मीडियम में साइज पूछा जाता है तो एक्वस मीडियम में जो आयंस बड़े होते हैं, ऐसे तो लिथियम आयन छोटा है लेकिन वो एक्वस मीडियम में साइज ज्यादा रखता है। ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाइड्रोजन एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई सेम ही तरीके से हैं। अभी जो बताया हाइड्रोजन एंथैल्पी, जिसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी क्या चीज है भाई, थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल। अब देखो अगर हम एल्कली मेटल की बात करें तो सबके पास चार्ज सेम है, सेम चार्ज, लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी घटता जाएगा। तो कोई पूछे चार्ज डेंसिटी किधर बढ़ रहा होगा, हमेशा डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी घटता है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता है। जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा वाटर आएंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा और ज्यादा अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर देगा। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन एंथैल्पी कैसे देखते हैं, हमेशा प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो। अगर प्लस है तो देखो प्लस चार्ज की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, माइनस है तो देखो माइनस चार्ज की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है। और देखना कैसे है, सिंपल सा, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई वॉल्यूम से, यहीं से देख लेना है आपको। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, ऑलवेज चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन एंथैल्पी। आयंस के लिए हमेशा ही ये फॉर्मूला सही है। ऊपर की तरफ चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ चार्ज डेंसिटी बढ़ता है, ऊपर की तरफ आयनाइजेशन, वो हाइड्रोजन एंथैल्पी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। डेंसिटी की बात कर लें तो फिर से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बहुत इरेगुलर होता है, लेकिन एल्कली मेटल्स में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, मास बाई वॉल्यूम ना, मास भी तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। इस वजह से बोलते हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है। बस एक छोटा सा फैक्ट याद रख लेना है,
इसमें से 3 एल्कली मेटल्स, ध्यान रखें डेंसिटी के मामले में एल्कली मेटल से क्वेश्चंस काफी प्यारे बनते हैं। तो इसमें से 3 मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 1 से कम है। 1 से कम मतलब समझ रहे हैं, डेंसिटी 1 होता है पानी का, 1 से भी कम हो जाना मतलब पानी में फ्लोट करेगा, वो तैरेगा। तो जो सीजियम और रुबिडियम होते हैं इनकी डेंसिटी मोर देन 1 होता है, और इन तीनों की डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो लेस देन 1। जो पानी की भी डेंसिटी से कम डेंसिटी रखे, शॉर्टकट एक छोटा सा बता रहे हैं, ऐसे मेटल्स को तुम बोल दो ऐसे, कैसे बोलते हैं, नकली। मतलब असली मेटल्स नहीं है ये सब, मेटल तो बहुत ज्यादा मास रखते हैं ना, उनको तो पानी में क्या हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको पानी में फेंक दोगे तो डूबते नहीं, फ्लोट करते हैं उसके ऊपर। कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसलिए इनको बोलो नकली मेटल्स, नकली। इनकी डेंसिटी इस ऑर्डर में है, जिसमें सबसे ज्यादा सोडियम का है, फिर पोटेशियम का, फिर लिथियम का, और नीचे जाने पे तो बढ़ ही रहा है। ध्यान रखना रुबिडियम और सीजियम की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, और इन लोगों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम। किनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, जिसको बोलेंगे नकली मेटल्स। ठीक है, न फॉर सोडियम के लिए, का फॉर पोटेशियम के लिए, और ली फॉर लिथियम के लिए। ठीक है, इनकी डेंसिटी पानी की भी डेंसिटी से कम होता है। नेक्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं 7 नंबर, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा साइज के हिसाब से चलता है ये, अक्सर मतलब पीरियड के अलॉन्ग देखेंगे तो अक्सर साइज का लोचा हो जाता है कि साइज ज्यादा तब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। लेकिन डाउन द ग्रुप हमेशा हमें कैसे देखने को मिलता है कि साइजेस जो हैं हमेशा ही जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता जाएगा। तो हमें पता है नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी किधर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर एल्कली मेटल्स के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हमसे बोल रहा है। ऐसे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम, अगर नेगेटिव में बोलें तो सबसे ज्यादा, अगर साइन को थोड़ा इग्नोर कर दें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है। ठीक, अगर साइन को लेकर के कन्वेंशन बनाओगे तो बोलेंगे सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर कौन होता है, जिसका मतलब जितना कम होगा नेगेटिव में जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। लिथियम की रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम निकल के आता है, और सोडियम की रिड्यूसिंग पावर मिनिमम होता है पूरे के पूरे एस ब्लॉक में, ये ध्यान रख लेना है। तो अल्टीमेटली हमें बस इतना ध्यान रख लेना है कि जो लिथियम है ना सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो सबको पता होगा। और ये ध्यान रख लेना है कि सोडियम सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल एल्कली मेटल्स, क्योंकि इसका जो एसआरपी की वैल्यू है ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव में सबसे कम है, मतलब लोवेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी फॉर सोडियम। और जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है इनकी वैल्यूज देखो लगभग लगभग सेम जैसा होता है। और बस ये दो बातें हमें ध्यान रखना है कि सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम और सबसे अच्छा तो लिथियम, वो आपको पता होगा। 9 नंबर में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो रिएक्टिविटी का सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी अक्सर उसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा निकल के आती है, तो रिएक्टिविटी इधर बढ़ता है। और यहाँ पर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे की तरफ कम हो जाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से लिबरेट करेंगे, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी, चाहे ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी देखो या फिर वाटर से रिएक्टिविटी देखोगे, दोनों में ही नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ता है। वाटर में भी सेम ट्रेंड नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं तो सारे ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। बस जो हमारे पास जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा, वो फटाफट रिएक्शन कर लेगा। तो रिएक्टिविटी नॉर्मली रेट के हिसाब से देखते हैं, तो नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ता है। लिथियम सबसे लीस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल, और बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो मैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए बता दे रहा यहाँ पर, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस एक छोटी सी बात ध्यान रख लें कि कभी अगर हमारे पास एनायन होंगे पॉली एटॉमिक, लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, पॉली एटॉमिक का ये मतलब नहीं कि उनका साइज बड़ा है, पॉली एटॉमिक का बस इतना मतलब है कि उस एनायन में एक से ज्यादा एटम्स हैं अपने पास। जैसे हाइड्रोक्साइड, ऐसे तो ये छोटा है लेकिन इसमें कितने एटम्स आ गए, 2। तो जब भी कभी पॉलीएटॉमिक एनायंस होंगे हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी चार्ज डेंसिटी का रिवर्स होगा। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। एग्जाम में तुमसे अगर कोई रीजन पूछता है तो ये रीजन ही है। कोई पूछेगा आखिर जो सीजियम का नाइट्रेट है वो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों रखता है, थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम के नाइट्रेट का ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी सीजियम की सबसे कम होती है। कम चार्ज डेंसिटी पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ज्यादा चार्ज डेंसिटी पे थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगा इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायंस। सिंपल सेम रीजन ही रहता है। सेम एल्कली और एल्कलाइन सब जगह पर ऐसा ही चलेगा। पॉलीएटॉमिक एनायन होगा, नीचे जाओगे तो चार्ज डेंसिटी घटेगा और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो एनायन हमारे पास मोनो एटॉमिक हो तो
मोनो एटॉमिक होगा तो हमेशा ही जो चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा रखेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ ही हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पर तो H2 है, दो लोग हैं। नहीं भाई, है तो वो जस्ट H माइनस, वो तो चार्ज बैलेंस करने के लिए तुम उसे ऐसा दिखा रहे। हमेशा ही जब भी कभी मोनो एटॉमिक एनायंस होंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही रीजन भी है इनका। 13 नंबर सॉलिबिलिटी की बात कर लें तो हाइड्रोक्साइड्स में अक्सर बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ है वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। कौन आराम से हमें वो H माइनस दे देगा, तो नीचे की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जो अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा उसकी सॉलिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, तो नीचे की तरफ सॉलिबिलिटी बढ़ता है। लेकिन जब हम KSP की बात करें, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी नॉर्मली उसका KSP भी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा होगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब समझ रहे, जैसे लिथियम के लिए देखेंगे तो लिथियम का आयन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन जब वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो हमें पता है सीजियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो ज्यादा सीजियम और ज्यादा OH देगा, तो उसमें जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा वो ज्यादा मिलेगा। तो अगर सेम ही ग्रुप में हो हम तो वहां पर बोल सकते हैं सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। नीचे की तरफ KSP बढ़ता है, अपने एग्जाम में अक्सर पूछता है मिनिमम KSP किसका होगा, तो ध्यान रख लीजिए जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में मिनिमम KSP होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का, एल्कली मेटल्स में तुम्हें लिथियम के हाइड्रोक्साइड का मिनिमम मिल जाएगा। सॉलिबिलिटी की बात करें सल्फेट की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉलिबिलिटी ध्यान रख लीजिए, हाइड्रोक्साइड में नीचे की तरफ बढ़ता है और सल्फेट में ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट बताऊं तो बस इतना ध्यान रख लें कि जब बड़े बड़े आयंस होते हैं, बड़ा केटायन होगा, बड़ा एनायन होगा, तो सॉलिबिलिटी हमेशा कम मिलेगा। आइडेंटिकल साइज के केटायन एनायन की सॉलिबिलिटी कम होती है। जैसे बेरिलियम छोटा है, सल्फेट बहुत बड़ा है, इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है दोनों। लेकिन बेरियम भी बड़ा है, सल्फेट भी बड़े हैं, तो उसकी सॉलिबिलिटी कम। जब भी कभी कंफ्यूजन हो ये रूल लगाओगे चलेगा, सेम आइडेंटिकल साइज के केटायन एनायन होंगे तो सॉलिबिलिटी कम मिलेगा। जैसे अगर हम थोड़ी देर पहले जो हाइड्रोक्साइड में ले रहे थे LiOH और NaOH, तो हमें पता या नीचे की तरफ चले जाते बिल्कुल CSOH, तो हम देख रहे थे कि जो LiOH था उसकी सॉलिबिलिटी कम थी क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, हाइड्रोक्साइड भी छोटा है और लिथियम आयन भी छोटे हैं। जबकि जब नीचे चले जाओगे तो हाइड्रोक्साइड तो छोटे ही हैं लेकिन सीजियम बड़े साइज के हो गए। इस वजह से साइजेस में जब डिफरेंस होगा तो फिर उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ये शॉर्टकट जैसा है, ध्यान रख लीजिए कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल सल्फेट कौन है, बेरिलियम सल्फेट। और ऐसे भी लोग याद रखते हैं दो सल्फेट भयंकर प्रेसिपिटेट, वो होते हैं बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट। ठीक है, अगला एसिडिक स्ट्रेंथ। अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ रहा होगा, ऊपर की तरफ, सिंपल सी बात है। और जिसमें बेरिलियम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर की। अकेला एस ब्लॉक का एलिमेंट जो एम्फोटेरिक मेटल भी होता है वो एज ए मेटल एम्फोटेरिक है, और उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, उसका हाइड्रोक्साइड भी कैसा नेचर का होता है, एम्फोटेरिक। ध्यान रख लीजिए ओनली बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। पूरे के पूरे एस ब्लॉक में कोई पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखने वाला ऑक्साइड तो वो है बेरिलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कोवलेंट कैरेक्टर, ये चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो नॉर्मली जो पोलराइजिंग पावर होती है उस केटाइन की वो बढ़ जाती है, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हमेशा कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ता है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा रहता है, कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ेगा, सिंपल। यहाँ पर भी आयनिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, नीट में लास्ट ईयर ये पूछा भी गया है अपने 2021 में। क्या पूछा गया अपने से, पूछ रहा था सॉलिबिलिटी बताओगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नॉर्मल सॉलिबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है आयनिक कैरेक्टर के ऊपर। जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन वो सॉलिबिलिटी का मतलब होता है वाटर में। अगर आप सॉलिबिलिटी देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो हमेशा आपको देखना होगा कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक, लाइक बेंजीन, पिरिडीन, ऐसे एसीटोन, इन सबके सॉल्वेंट में अगर आपको सॉलिबिलिटी देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कोवलेंट कैरेक्टर। बस ये वाली बात याद रख लीजिए, मोर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी सॉलिबिलिटी। कहां पर, लाइक डिजोल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा तो कोवलेंट सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। कोवलेंट सॉल्वेंट मतलब जो ऑर्गेनिक लोग होते हैं वो अक्सर कोवलेंट नेचर के रहते हैं, तो इसीलिए ऊपर की तरफ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और ऊपर की तरफ सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। कहाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे लिथियम के क्लोराइड्स, लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो अक्सर पिरिडीन में, बेंजीन में, एसीटोन में, इन सब में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि इसके पास कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो चलिए, जितने भी एस ब्लॉक के इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हो सकते हो तो वो सारे के सारे आपको इधर दे दिए, सारे एक पेज पे नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इनको। एग्जाम से पहले एक बार देख भी सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स इसमें से बहुत ही प्यारे हैं, वो हमें ध्यान रखने चाहिए। जो लोग भी नीट 23 के लिए प्रिपरेशन ले रहे होंगे वो उनका अपकमिंग टेस्ट सीरीज मई से स्टार्ट होने वाला है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीट के लिए भी सेपरेट पूरा का पूरा 720 मार्क्स का, और जेई वालों के लिए सेपरेट में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, वो भी मई से ही, पूरा 1 साल का ये कोर्स है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।